हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन। और आज हम करेंगे टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हम करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पेपर को सॉल्व। देखेंगे कि 2019 में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और उन्हें सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो कि पार्ट 2 होता है टेरिटोरियल आर्मी के पेपर का। इसमें मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से सवाल पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये जुलाई 2019 का पेपर है। जुलाई 2019 में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए गए थे टेरिटोरियल ऑफिसर के लिए, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है वो ये है कि इंसर्ट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। 3/5 और 2/3 के बीच 2 परिमेय संख्या डालें। ऑप्शन है हमारे पास A, B, C, D। हमें क्या करना है कि 3/5 और 2/3 के बीच में जो 2 परिमेय संख्या आएंगी उन्हें बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में वो 2 परिमेय संख्या है जो 3/5 से 2/3 के बीच में आती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सारे ही जो नंबर्स हैं हमारे पास क्या है, भिन्न में है, यानी कि फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन सब का जो है डेसिमल वैल्यू यानी कि दशमलव में इनका मान कितना आता है वो हम निकालेंगे। चलिए 3/5 जो होता है वो दशमलव में कितना होता है, ये 0.6 होता है। 2/3 की बात करें तो ये कितना होता है, ये 0.667। 2/3 हमारा क्या अशांत भिन्न है, ठीक है, ये आपको बढ़ते चला जाएगा। यानी कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो 0.6 से 0.667 तक होनी चाहिए, यानी 0.6 से ज़्यादा और 0.667 से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि जितने भी ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं इन सब के डेसिमल वैल्यू को हम निकालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं ऑप्शन 1 से। ऑप्शन 1 हमारे पास क्या है, 21/11, 21/11 और 10/15। तो 21/11 कितना होता है, ये होता है 1.90 और 10/15 कितना होता है, ये होता है 0.667। तो ये संख्या क्या है 1.90, तो ये तो क्या है 0.667 से अधिक है। तो हमारा ऑप्शन 1 क्या होगा, रॉन्ग होगा। ऑप्शन 1 तो हमारा बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। सेकंड हमारे पास क्या है 15/20 और 11/12। 15/20 अगर हम देखें तो ये डेसिमल में कितना होता है, ये 0.75 होता है और 11/12 कितना होगा 0.91। तो अगेन ये जो है 0.6 से बड़ा है, 0.7 है और ये 0.9 है। सो हमारा ऑप्शन 2 क्या है वो भी रॉन्ग है। चलिए ऑप्शन 3 को देख लेते हैं। ऑप्शन 3 को चेक करते हैं। ऑप्शन 3 हमारे पास 19/30 और 37/60 है। तो 19/30 हमारे पास ये कितना होगा, ये जो डेसिमल में वैल्यू होगी ये होगी 0.63 और 37/60 डेसिमल में 0.61। सो ये वैल्यू क्या निकल के आ रही है 0.63 और 0.61। तो ये क्या है 0.6 से लेकर 0.667 तक है। 0.6 के बाद 0.61, उसके बाद 0.63 और उसके बाद 0.66। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 3, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन एक बार ऑप्शन 4 को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 4 में क्या है, ऑप्शन 4 है 41/20 और 16/25। अब यहाँ तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये कितना है, ये 20 के 2 गुना है। तो ये कितना आएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2.05। तो हमें वैल्यू क्या निकालनी है, हमें तो 0 पॉइंट में ही चाहिए और वैल्यू यहाँ 2 पॉइंट में आ रही है, इसलिए ऑप्शन डी भी हमारा रॉन्ग। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी रेशनल नंबर का ही है क्वेश्चन है। द रेशनल नंबर लाइन बिटवीन √2 एंड √3 इज, यानी कि √2 और √3 के बीच की संख्या हमें बतानी है कि इनमें से कौन सी संख्या जो होगी वो √2 और √3 के बीच आएगी। यहाँ भी सेम अप्रोच हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या है, डेसिमल वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो आपको पता ही है कि √2 क्या होता है 1.414 और √3 1.732। अब जो संख्या आनी चाहिए वो 1.414 से अधिक और 1.732 से कम आनी चाहिए। चलिए तो अब जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं उन सब का डेसिमल वैल्यू निकालते हैं।
क्या है हमारे पास 49/28। अब ये 49/28 जो है ये कितना आना चाहिए, ये हमारे पास इसकी डेसिमल वैल्यू 1.75 होगी। फिर है हमारे पास 63/45, इसका डेसिमल वैल्यू कितना होगा 1.4। आगे हमारे पास थर्ड ऑप्शन है 56/35, ये कितना होगा, ये होगा 1.6। सो हमें क्या वैल्यू चाहिए, ये 1.414 है, तो ये 1.4 जो है बिल्कुल बराबर है या उससे कम है। ये वैल्यू 1.75, 1.73 से कम चाहिए, तो 1.75 जो है ये हमारा 1.75 है, इसलिए रॉन्ग होगा। और एक और लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचा है 85/66, 85/66, ये कितना आएगा, ये आएगा 1.28। सो ये क्या है 1.44 से कम है। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 56/35 यानी कि 1.6, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फाइंड द वैल्यू ऑफ समीकरण का मान ज्ञात करें। यहाँ हमारे पास क्या है 5.49 इंटू 5.49 इंटू 5.49 माइनस 1.49 इंटू 1.49 इंटू 1.49 बटा में है 5.49 इंटू 5.49 प्लस 5.49 इंटू 1.49 प्लस 1.49 इंटू 1.49। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी जटिल ये प्रश्न लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है कि आपको इस प्रश्न में ये ढूंढना है कि यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ हमें एक फॉर्मूला ढूंढना है कि हम इसको, ये जो दिया गया समीकरण है, इसको किस फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं। आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये 5.49 5.49 5.49 है, 3 बार है, तो ये हम क्या हो गया, ये a की वैल्यू है और ये a³ हो गया। वैसे ही 1.49 भी यहाँ 3 बार है, तो ये माइनस b³ हो गया। ठीक है, अब नीचे देखिए, नीचे हमारे पास क्या है 5.49 इंटू 5.49 यानी कि a² है, फिर है प्लस 5.49 इंटू 1.49 प्लस हमने किया ये ab है। ठीक है, आगे हमने यहाँ पे क्या किया, आगे हमारे पास फिर से प्लस है और यहाँ पे क्या है 1.49 यानी कि b²। ठीक है, सो ये हमारे पास फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया a³ माइनस b³ बाई a² प्लस ab प्लस b²। अब a³ माइनस b³ क्या होता है, a³ माइनस b³ होता है हमारे पास a माइनस b और यहाँ a² प्लस b² प्लस ab। और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे भी हमारे पास a² प्लस ab प्लस b² है, जिसे हम इस तरह से a² प्लस b² प्लस ab के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, ये इससे कैंसल आउट हो गया और बचा हमारे पास क्या a माइनस b। तो a हमारे पास कितना है 5.49, b हमारे पास कितना है 1.49, माइनस करने पर ये वैल्यू आएगी 4। तो इतना जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था उसे हमने फॉर्मूले से आसानी से कर लिया, यानी कि यहाँ ऑप्शन बी 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए वैसे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमारे पास है ये है, यहाँ पे ये √³ है x/27 इज इक्वल टू 5/3। सो ये x/27 और यहाँ पे ये क्यूब रूट और यहाँ पे ये 5/3। ठीक है, ये है और x का मान हमें ज्ञात करना है, वैल्यू ऑफ x हमें ज्ञात करनी है। तो ये क्यूब है, तो ये इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ भेजेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x/27/5/3 क्यूब। अब 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, तो ये हमारे पास x/27 किसके बराबर हो गया 125/27 के बराबर। 27 से 27 कैंसल आउट, x का मान हो जाएगा 125, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है 125 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है कि इफ सम ऑफ 5 consecutive integers is s then the largest of these integers in terms of s will be। लगातार 5 पूर्णांकों का जोड़ s है, तो बताएं कि s के रूप में इन पूर्णांकों में से सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन सा पूर्णांक है हमें बताना है। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना वो x है, तो दूसरा क्या होगा x+1, तीसरा क्या होगा x+2, चौथा क्या होगा
x प्लस 3 और पाँचवा क्या होगा x प्लस 4। तो ये हमारे पास 5 कॉन्जिक्यूटिव लगातार 5 पूर्णांक संख्याएं हैं। अब इन सब को जोड़ दे तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा 5x प्लस 10। ये किसके बराबर है, ये s के बराबर है, तो ये हमारा s के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी s माइनस 10/5। और सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा है x प्लस 4। सबसे बड़ी जो पूर्णांक संख्या है वो x प्लस 4 है। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस 4 कर देंगे, तो ये s माइनस 10/5 प्लस 4। आगे आप इसको सॉल्व कर ले तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा s प्लस 10/5, s प्लस 10/5, यानी कि हमारा ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम आ चुके हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, ये है अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 36 एज लेस देन 86, फाइंड द नंबर। एक संख्या जो है वो 36 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 86 से कम है। एक संख्या 36 से उतना ही बड़ा है जितना कि वो 86 से छोटा है, तो हमें संख्या निकालनी है। चलिए इसको करते हैं। मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, x है, तो वो x संख्या जो है वो 36 से कितना छोटा होगा, उतना ही बड़ा वो 86 से। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गया। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये 2x बराबर हमारे पास 122 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 61, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर होगा 61। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न हमारे पास है वो है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 90 टाइम्स देयर एचसीएफ। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, चलिए सबसे पहले तो 2 संख्याएं मान लेते हैं a और b। तो इनका एलसीएम जो है वो क्या है, 90 टाइम्स है एचसीएफ के, यानी कि इन 2 संख्याओं a और b का लघुत्तम जो है वो महत्तम के 90 गुना है। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। 2 नंबरों का लघुत्तम उनके महत्तम से 90 गुना ज़्यादा है। लघुत्तम और महत्तम का जोड़ 1456 है। लघुत्तम और महत्तम का जोड़ 1456 है, यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ 1456। ठीक है, यदि उनमें से एक नंबर 160 है तो दूसरा बताएं। चलिए मान लेते हैं कि a क्या है, a जो है वो 160 है, तो b हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ के 90 गुना है। तो अब मान लेते हैं इनमें से कि एचसीएफ जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा 90x यानी कि 90x हो जाएगा। और यहाँ क्या दिया गया है कि एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ कितना है, 1456, यानी कि 90x प्लस x कितना है, 1456। ये हमारे पास क्या हो गया, ये 91x 1456 और x की वैल्यू निकल के आ गई 16। ठीक है, तो x हमारे पास 16 है। तो अब हमें एलसीएम भी पता है, एचसीएफ भी पता है, और हमें ये भी पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमारे पास एलसीएम कितना है, 90x, एचसीएफ कितना है, x। ठीक है, और ये हमारे पास एक संख्या है 160 और दूसरी है संख्या b। अब ये 90x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 गुने 16 गुना 16, ये 160 b के बराबर। अब हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे b हमारा कितना हो जाएगा, b हमारा हो जाएगा 90 गुने 16 बाई 160। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल आउट, 16 से 16 कैंसिल आउट, और b की वैल्यू क्या आ गई, 9 गुने 16 यानी कि 144, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन सी 144 सही आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट में हमारे पास संख्याएं हैं 0.324, 0.64, 129.6, 0.729, 1.024 और 36। और इस पूरे के पूरे समीकरण का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। हम क्या करेंगे, पहले गुना, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना है 0.324, ठीक है, इंटू 0.64 इंटू 129.6 और नीचे यहाँ हमारे पास हो गया 0.729, 1.024
इंटू 36। अब सबसे पहले इसके पॉइंट्स हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने हटाया, ये पॉइंट हमने हटाया, तो यहाँ हमारे पास 1000, ठीक है। यहाँ हमने हटाया तो हमारे पास 100, और यहाँ हमने हटाया तो हमारे पास 1000। अब यहाँ से हटाएंगे तो ये 1000 ऊपर, यहाँ से हमने हटाया तो 1000 ऊपर। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे, 1000 से, और ये हमारे पास क्या है, सारे जितने भी ज़ीरो थे ये कट गए। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा 324, 64, 1296, और नीचे हमारे पास 729 गुने 1024 गुने 36, ठीक है। और इसे हमें क्या करना है, अंडर रूट में करना है। अब ये हमारे पास वैल्यू, अब हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, नहीं, ये सारे जो है ये गुने में है यानी मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इनका डायरेक्ट क्या लिख देंगे, रूट्स लिख देंगे। 332 का क्या होता है 18 गुने 64 का 8, 1296 36 का है, और नीचे हमारे पास क्या है 729 27 का है, 32 हो गया 1024 का, और 36 तो हो गया 6 का, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई। अब हम क्या करेंगे, इन्हें डायरेक्ट काट देंगे एक दूसरे से, ये 3 बार में, ये 9 बार में, ये 4 बार में, ये 8 बार में, और ये 8 से 8 एक बार में, यानी कि यहाँ क्या निकल के है 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन डी 1। चलिए यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, देखते हैं हमारा ऑप्शन डी 1 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2√2:3:5। 2√2 अनुपात 3√5 का समान अनुपात हमें निकालना है, डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो हमारे पास दिया कितना गया है 2√2, और नीचे में हमारे पास कितना है 3√5। अब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो उसे कहते हैं जब हम इस रेशियो का स्क्वायर कर देते हैं तो ये हमारा डुप्लीकेट रेशियो हो जाता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 4 × 2, और ये हमारे पास आएगा 9 × 5, तो ये 8/45। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8/45 सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास अगेन ये भी रेशियो का है। प्रश्न है इफ a माइनस बी अनुपात a प्लस बी इज इक्वल टू 1:5। प्रश्न हमारे पास है a माइनस बी बाई a प्लस बी। ये कितना गिवन है हमें 1/5, ठीक है। ये 1/5 गिवन है, तो इससे हम, और आगे क्या है a² माइनस b² अनुपात a² प्लस b² हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम a और b के मान को निकालते हैं। a माइनस बी 1 है, a प्लस बी 5 है, तो a और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a और b की वैल्यू आ जाएगी a हमारा 3 तो b हमारा 2 होगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 आएगी। अब हमसे क्या कहा गया है, अब कहा गया है a² माइनस b² बाई a² प्लस b²। अब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 और प्लस 4, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 5/13। 5/13 यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है दिए गए फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन। दिए गए समीकरण में x और y का मान ज्ञात करें। समीकरण हमारे पास क्या है 3x माइनस y प्लस 1/3, ठीक है। दूसरा समीकरण हमारे पास है 2x प्लस y प्लस 2/5, और वैसे ही एक तीसरा समीकरण हमारे पास है 3x प्लस 2y प्लस 1/6। 3 समीकरण है और ये क्या है, तीनों एक दूसरे के बराबर है और x और y का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए पहले इस वाले और इस वाले को समीकरण को हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x माइनस 5y प्लस 5। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6x प्लस 3y प्लस 6।
आगे इसको सॉल्व कर ले तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 9x माइनस 8y इज इक्वल टू 3। ठीक उसी तरह से इस वाले को यानी दूसरे इक्वेशन को और तीसरे इक्वेशन को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आएगी ऑप्शन सी, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू आंसर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है 3 ट्रैफिक लाइट्स चेंज आफ्टर 33 सेकेंड्स, 42 सेकेंड्स एंड 72 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। इफ दे आर स्विच्ड ऑन नाउ आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे ब्लिंक टुगेदर। 3 दैनिक ट्रैफिक लाइटें 36 सेकेंड, 42 सेकेंड और 72 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि उनको अभी जलाया जाता है तो बताएं कि वह दोबारा कितने समय के बाद एक साथ चमकेंगी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी कॉमन प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। ये प्रश्न जो है ये एलसीएम का है। ठीक है, 3 वैल्यूज हमारे पास हैं 36, 42, 72। इनका क्या करें आप, एलसीएम निकाल दें। इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये 504 आएगा। 504 मिनट्स में कितना होता है, तो 504 होता है 8 मिनट 24 सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन ए 8 मिनट 24 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है द एज ऑफ x इज 6 टाइम्स दैट ऑफ y। एज ऑफ x इज 6 टाइम्स दैट ऑफ y। ठीक है, आगे आफ्टर 4 years x इज 4 टाइम्स एल्डर ऑफ y, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ y। x की उम्र y से 6 गुना है, तो यहाँ हमने लिख लिया x की उम्र y से 6 गुना है। 4 साल बाद x y से 4 गुना बड़ा हो जाएगा। 4 साल बाद x y से 4 गुना बड़ा हो जाएगा, यानी 4 साल बाद x प्लस 4 क्या हो जाएगा, ये y से 4 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, y से 4 गुना बड़ा हो जाएगा। तो बताएं कि y की वर्तमान उम्र क्या है, y की प्रेजेंट एज हमें बतानी। अब ये हमारे पास क्या इक्वेशन निकल के आया है, ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आया है, ये हो जाएगा x प्लस 4, ये हमारा 4y प्लस 16। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू आ गई 6। y की वैल्यू 6 है तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, y की उम्र 6 साल। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 6 ईयर्स यानी कि 6 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है ये भी हमारे पास एज का ही प्रश्न है। प्रश्न है 1 year ago रेशियो ऑफ एज ऑफ रोहित एंड साहिल वॉज 6:7। 1 साल पहले रोहित और साहिल की एज का जो रेशियो था वो 6/7 था। तो 1 साल पहले यानी कि -1 ये कितना था, 6/7 था। ठीक है, देयर रेशियो 4 years फ्रॉम नाउ विल बी 7:8। हाउ ओल्ड इज साहिल। 1 साल पहले रोहित और साहिल की उम्र का अनुपात 6:7 था। 4 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 7/8 होगा। 4 साल बाद यानी कि r प्लस 4 और s प्लस 4 उनकी उम्र का अनुपात कितना होगा, 7/8। ठीक है, तो बताएं कि साहिल की उम्र कितनी है। तो साहिल की उम्र अभी कितनी है ये हमें बताना है। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। ये हमारे पास क्या 2 इक्वेशंस बन जाएंगे हमारे पास। एक होगा हमारे पास 7r - 7 इज इक्वल टू 6s - 6। आगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 7r - 6s इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा एक इक्वेशन बनेगा इस वाले से। ये इक्वेशन हमारे पास कितना होगा, ये इक्वेशन हमारे पास बन के आएगा 8r - 7s इज इक्वल टू -4। अब ये हमारे पास पहला इक्वेशन, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें तो r का जो उम्र आएगा ना वो 31 साल, r की उम्र 31 साल। और फिर आप इस वाले इक्वेशन में या किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके निकाल लें तो s की उम्र क्या आएगी, s की उम्र आएगी 36 साल, यानी कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर 36 साल सही आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है ये भिन्न का है। प्रश्न है फ्रैक्शन बिकम्स 2/3 इफ 1 इज एडेड टू बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सेम फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। द फ्रैक्शन इज। एक भिन्न के अंश और हर में यदि 1 जमा किया जाता है यानी जोड़ा जाता है। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये फ्रैक्शन है। ठीक है,
तो अगर हम इसमें 1 जोड़ते हैं इसके अंश और हर में तो ये 2/3 बन जाता है, और इसी भिन्न के अंश और हर से 1 घटाया जाता है, 1 घटा लिया हमने तो ये क्या बन जाता है, तो ये 1/2 बन जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। इस वाले से हमारे पास क्या इक्वेशन निकल के आएगा, ये इक्वेशन निकल के आएगा हमारे पास 3x - 2y = -1, और इस वाले से हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगा 2x - y = 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 1 से और इसको 2 से गुना कर दिया और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर x की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करने पर x की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 2, और y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 7/2। तो हमारे पास भिन्न क्या है, x/y, ये ऊपर में 2 और नीचे में 7/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/7। हमारा आंसर हो जाएगा 4/7, यानी कि ऑप्शन ए 4/7 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, मैन सोल्ड 2 houses for ₹29,700 each. On one he incurred a loss of 10%, while on the other he gained 10%. The transaction gives. एक आदमी ने 2 घर 29,700 रुपये में बेचे, मतलब प्रत्येक घर, एक घर का दाम है 29,700। ठीक है, एक में उसे 10% का घाटा हुआ जबकि दूसरे में उसे 10% का फायदा हुआ। तो बताएं कि उसका सौदा किस में रहा, यानी कि उसे घाटा हुआ या नुकसान हुआ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करके भी बताऊंगी कि यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन ये एक ट्रिक है कि जब भी आपके पास इस तरह के प्रश्न आए कि जहाँ सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो, SP गिवन हो, और क्या हो रहा है, एक पे 10% का लॉस और एक पे 10% का गेन, यानी कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, उतना ही का लॉस और उतना ही का गेन हो रहा है। ऐसे केस में हमेशा और हमेशा लॉस ही होता है, हमेशा और हमेशा लॉस होता है। चलिए अब इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो हमारा SP कितना है, SP है 29,700। एक पे क्या हो रहा है, 10% का गेन हो रहा है। ठीक है, तो गेन होगा तो CP हमारा कितना हो जाएगा, CP हमारा गेन होगा, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर है, ये 110 के बराबर है। CP हमारा 100% होगा, तो CP कितना निकल के आ जाएगा, CP हमारा निकल के आ जाएगा 27,000। ठीक है, अब दूसरे केस में भी SP हमारा 29,700 है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 10% लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो ये वैल्यू 90% के बराबर है, तो 100% यानी कि CP हमारा कितना होगा, इस बार हमें 90% निकालना है, तो CP यहाँ हमारे पास कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 33,000। अब टोटल SP टोटल कितना, 29,700 प्लस 29,700, टोटल SP हमारे पास हो जाएगा 59,400 रुपीज़, और टोटल CP एक 27,000 और एक 33,000, टोटल CP 60,000। तो आप देख सकते हैं कि CP क्या है, बड़ा है SP से, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जाहिर सी बात है लॉस हो रहा है, यानी कि घाटा हो रहा है। तो ऑप्शन C हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और ऐसे केस में क्या होता है, हमेशा और हमेशा ही लॉस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, द इनकम ऑफ A एंड B आर इन द रेशियो 4:3। A और B की आय का अनुपात 4:3 है, एंड देयर एनुअल एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 3:2, और उनके सालाना खर्चे का अनुपात 3:2 है। इफ ईच सेव्स ₹60,000 फाइंड A's इनकम। यदि दोनों 60,000 रुपये बचाते हैं तो A का वेतन बताएं। ठीक है, सबसे पहले तो मान लेते हैं कि दोनों की इनकम का जो जोड़ है वो X है। ठीक है, तो A और B अनुपात कितना है, 4 और 3। ठीक है, तो ये 4 और 3 है और ये टोटल 7x हो गया, तो ये हमारे पास कितना होगा 4x और ये हो जाएगा 3x। अब हमारे पास क्या है, खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस कितने के अनुपात में है, 3:2, तो ये हमारे पास 5y हो गया, और ये हमारे पास A और B, तो ये हमारे पास क्या हो गया 3y और ये 2y। ठीक है, तो ये कितना खर्च करता है, 4x माइनस 3y, और ये 3x माइनस 2y। इतने अमाउंट ये लोग क्या करते हैं, बचाते हैं, और ये कितना बचा रहा है 60,000, और ये भी 60,000 बचा रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे, तो इसको 2 से हमने गुना कर दिया
और इसको हमने 3 से गुना कर दिया, ठीक है। आगे इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने पर x की जो वैल्यू निकल के आती है ना वो 60,000 आती है। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 60,000 है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है a का वेतन। तो a का वेतन कितना है? 4x। 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2,40,000, ठीक है। 2,40,000 यानी कि हमारा ऑप्शन ए 2,40,000 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास है कि यदि खाना बनाने वाली गैस का मूल्य 15% बढ़ जाता है तो बताएं कि परिवार को किस प्रतिशत से इसका उपयोग कम करना होगा ताकि खाना बनाने में खर्च ना बढ़े, ठीक है। सबसे पहले चलिए मान लेते हैं ये हमारे पास प्राइस है, ये कंजम्पशन है और ये एक्सपेंडिचर है। तो प्राइस कितना है? 100, कंजम्पशन कितना है? 100, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? 10,000, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि प्राइस 15% से बढ़ गया है, यानी कि प्राइस हो गया है अब 115। कंजम्पशन हमें नहीं पता और एक्सपेंडिचर हमें कितना रखना है? उतना ही, कुल खर्च उतना ही रखना है। तो ये मान लिया कि x है, तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू हम निकालेंगे 10,000 बटा 115। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 0.9, ठीक है। ये x हमारे पास हो गया 86.9। अब अंतर कितने का आया? 100 माइनस 86.9 में अंतर हमारे पास आया 13.1 का। 13.1। अब इनमें से इनका दशमलव वैल्यू देखें तो ऑप्शन बी जो है 13/1/23, ये क्या होता है? दशमलव में 13.1% के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन 2004 वाज 10 लाख if in 2005 there is an increment of 15%, in 2006 there is a decrease of 35%, and in 2007 there is an increase of 45%, then find out the population of the city at the end of year 2007। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। 2004 में एक शहर की जनसंख्या 10 लाख थी। यदि 2005 में इसमें 15% की बढ़ोतरी होती है, 2006 में 35% की कटौती होती है और 2007 में इसमें 45% की बढ़ोतरी होती है, तो बताएं कि 2000 साल के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले तो इसको हमें करने का सबसे आसान तरीका क्या है? चलिए देखते हैं। 10 लाख पहली जनसंख्या, जो शुरू में जनसंख्या थी वो कितनी थी? 10 लाख थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है? 15% का इंक्रीज हो रहा है। पहले में 15% का इंक्रीज यानी 115/100। दूसरे में क्या हो रहा है? 35% का डिक्रीज हो रहा है। 35% का डिक्रीज हो रहा है यानी कि अब जनसंख्या कितनी होगी? 65 होगी। 65/100। फिर क्या हो रहा है? फिर 45% का इंक्रीज हो रहा है। तो ये कितना हो गया? 145/100, ठीक है। तो सबसे पहले तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट यहाँ पे, और इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा? 115 × 65 × 145। इसको जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास ऑप्शन बी 10,83,875 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमारा अमाउंट कितना हो जा रहा है? 3 गुना हो जा रहा है। प्रिंसिपल मान लिया हमने p है, तो अमाउंट कितना हो जा रहा है? 3p, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमारा कितना होगा? इंटरेस्ट तो हमारा 2p होगा, क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब इस तरह से तो 2p क्या हो जाएगा? 2p हो जाएगा p × r, और समय कितना है? 5 साल। पहले वाले केस में समय है 5 साल बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे p से p कैंसल आउट, r की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? यहाँ 200/5 यानी कि 40% r की वैल्यू, यानी कि रेट जो है वो हमारा 40%। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सेम सम बिकम 6 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब की बार हमें क्या करना है? अब की बार a जो है वो 6 टाइम्स है यानी 6p है। तो i हमारा कितना होगा? i हमारा 5p होगा, और टाइम हमें निकालना है, रेट हमें पता है 40%। तो इस फॉर्मूले पे आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारा जो SI का फॉर्मूला होता है उस पर आप इसे बिठाकर निकाल सकते हैं। t क्या हो जाएगा हमारा? t हो जाएगा 5p × 100 बाय p ×
40, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ये 8 टाइम्स में और ये 12.5, यानी कि समय जो है 12.5 साल समय लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ऑप्शन सी 12.5 साल हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है 2 numbers are less than a third number by 30% and 37% respectively. The percentage by which second number is less than the first is. 2 नंबर तीसरे नंबर से 30% और 37% कम है, तो बताएं कि दूसरा नंबर पहले नंबर से कितना प्रतिशत छोटा होगा। चलिए मान लेते हैं कि जो पहला नंबर है वो x है, दूसरा नंबर y और तीसरा नंबर z है, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि तीसरा नंबर जो है वो कितना है, पहले नंबर से 30 कम है, यानी x माइनस 30/100 x यानी कि 70x/100, ठीक है। अब दूसरी वाली संख्या से कंपैरिजन करें तो y माइनस 37/100, 37% कम है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 63x/100। अब यहाँ से ये क्या है, z दोनों संख्याएं बराबर हैं, यानी कि 70x/100 किसके बराबर है, 63x/100 के बराबर है, 63/y, ठीक है। तो x/y का रेशियो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 9/10, ठीक है। 63/70 यानी कि 9/10। अब हमसे क्या पूछा है कि दूसरा नंबर पहले नंबर से कितना प्रतिशत छोटा है, तो ये कितना है, ये रेशियो में है 10 - 9/10 × 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1/10 × 100, यानी कि 10% छोटा है और हमारा आंसर ऑप्शन ए 10% सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बोटिंग एट 6/7 ऑफ रेगुलर स्पीड इन अ लेक, द टूरिस्ट गॉट लेट बाय 30 मिनट, हाउ मच टाइम विल इट टेक व्हेन बोटिंग इज एट यूजुअल स्पीड। एक झील में नियमित गति के 6/7 पर बोटिंग करने पर सैलानियों को 30 मिनट की देरी हो जाती है, तो बताएं कि जब बोटिंग अपनी सामान्य गति से की जाए तो कितना समय लगेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि सामान्य गति x है और जो यहाँ पे गति है जिसकी वजह से देरी हो रही है वो कितना है 6/7x, ठीक है। और मान लेते हैं कि दूरी कितनी है d। अब समय क्या होता है, समय होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो क्या हो रहा है कि जब हम इस स्पीड से तय कर रहे हैं दूरी, यानी कि d/6/7x से और इस स्पीड से d/x से, तो समय क्या है आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है, 30 मिनट यानी कि 1/2 घंटा ज़्यादा लग रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। 7d/6x माइनस d/x इज इक्वल टू 1/2। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, d की वैल्यू आएगी 3x। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि जब बोटिंग अपनी सामान्य गति से की जाए, सामान्य गति यानी कि x से की जाए तो समय कितना लगेगा। डिस्टेंस कितना है 3x, ठीक है, और गति कितनी है x, तो समय कितना लगेगा 3 घंटे 3 आवर्स। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर का 2019 जुलाई में जो परीक्षा हुई थी उसका मैथ्स का पेपर जो आज हमने सॉल्व किया। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने इससे बहुत कुछ सीखा हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हमारे साथ जुड़े रहें। इसके जो और भी सारे पेपर्स हैं, रीजनिंग के और इंग्लिश के और भी सारे आर्मी टेरिटोरियल आर्मी के जो भी पार्ट्स हैं, पेपर्स हैं, वो हम आपके लिए सॉल्व करके अगले वीडियो में लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।